नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं द किस्सा। दीवार में एक खिड़की रहती थी। वो खिड़की पाठकों के मन में तो 1997 और उसके आसपास से रहती आई है, लेकिन बहुत संभव है कि लेखक के हृदय पटल पर उससे भी कई बरस पहले से रहती आई हो। उस खिड़की के आर पार लेखक विनोद कुमार शुक्ल ने एक अद्भुत संसार रचा है। साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ अवार्ड हाल में नवाजा गया उनको। और आज जब किस्सा किताबों का मैं उस किताब की चर्चा कर रहा हूं तो उसकी वजह है एक विवाद, एक कंट्रोवर्सी, और उस विवाद की एक कड़ी जुड़ती है हिंद युग्म प्रकाशन संस्थान से, जिसके सर्वे सर्वा हैं शैलेश भरतवासी जी। तो स्वागत है शैलेश जी आपका द किस्सा में। मैंने इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया, लेकिन ये चैनल है द किस्सा। तो पहला किस्सा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ शैलेश जी, जिसको लेकर इतना विवाद खड़ा हुआ है कि ये 30 लाख रुपए का चेक आपने विनोद जी को दिया है, तो इसका किस्सा, सच किस्सा क्या है? क्योंकि मैं पढ़ रहा था कहीं एक पोस्ट में, तो किसी ने कमेंट किया कि ये भी एक स्कैम है, ये भी एक घोटाला है। अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आप देख रहे तो होंगे। हम अगर जो हमारा अभी हिंदी युग उत्सव रायपुर में हुआ, चौथा हिंदी युग उत्सव, तो उस कार्यक्रम को अगर किसी ने देखा होता है या उसकी ठीक तरीके से रिपोर्टिंग की होती, तो हमने उसमें ये बात कही कि ये कार्यक्रम हम 20 तारीख को कर रहे हैं चेक देने का, लेकिन ये धनराशि हमने उनको 17 सितंबर को ही ट्रांसफ़र कर दी थी। तो वो बिल्कुल स्कैम नहीं है। जो पहले ही हमने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया था कि ताकि, क्योंकि वो चेक तो, इतना बड़ा वाला चेक तो भुनाया नहीं जा सकता, वो तो केवल दिखाने के लिए दिखाया गया। वो पैसे हमने उनको 17 सितंबर को दे दिए थे। तो ये कोई स्कैम नहीं है, और हमने उनको और हमने कोई सम्मान या पुरस्कार नहीं दिया है। उनकी किताबें बिक रही हैं, 6 महीने में उनकी इतनी किताबें बिक गई कि हमको 30 लाख की रॉयल्टी देनी पड़ी। और रही बात कि ये देने की, तो ऐसा नहीं है कि हम इसका कोई प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन प्रदर्शन करना हमें हिंदी का जो पाठकों का जो समाज है, लिखने वालों का समाज है, उसमें हमें लगा कि ये ज़रूरी है ये भरोसा देना, क्योंकि आप भी उसी दुनिया से आते हैं। आप लगातार ये देखते रहे हैं, सुनते रहे हैं कि लोग ये शिकायत करते रहे कि हिंदी में किताबें नहीं बिकती हैं, बिल्कुल ना के बराबर बिकती हैं। तो जब एक ऐसी परिघटना हुई है कि किताबें बिकने लगी हैं, बिक रही हैं, और नई पीढ़ी उनको पढ़ रही है, तो मुझे लगा कि इसको बता देने से बहुत सारे नए लिखने वालों के अंदर भी ऊर्जा का संचार होगा कि यार हाँ, हम भी लिख सकते हैं और पूर्णकालिक लेखक बन सकते हैं, या लेखन को बहुत गंभीरता से ले सकते हैं। आपने कहा घोटाला नहीं है, वो तो मैंने एक पोस्ट के हवाले से उसका जिक्र किया था जी। लेकिन जब आपने विनोद जी को वो चेक सौंपा, वो पल कैसा था? उनका रिएक्शन कैसा था? क्योंकि मैं इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक दो जगह और भी मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि पिछले 20-25 साल में उनको शायद रॉयल्टी के रूप में 1.5 लाख या 2 लाख मुझे रुपए लगता है कि मिले। उनका रिस्पॉन्स कैसा था, उसके लिए मैं आपको एक सुझाव दूंगा जी कि हमारे अब सोशल मीडिया चैनल पे आज हम बात कर रहे हैं, और कल की तारीख, एक दिन पहले का अगर एक वीडियो देखेंगे जी और आप कहेंगे तो हम उसका आपको ओरिजिनल फुटेज भी दे देंगे। जी, नहीं मैं निकाल लूँगा। जिसमें कि उन्होंने, विनोद कुमार शुक्ल ने ये चेक मिलने के बाद अपने उद्गार व्यक्त किए हैं वहाँ उपस्थित सभी लोगों से। वो तो सर मैंने सुना था, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाठकों की वजह से मैं यहाँ पर खड़ा हुआ वजह हूँ। से यहाँ पे हूँ। हाँ। तो वैसा ही था, मतलब उनको लगा कि यार पाठकों ने उनको यहाँ तक पहुँचा दिया, या आज के समय में भी जब वो 89 साल के हो गए हैं, उनके पाठक उनको इतना प्यार करते हैं, तो उनका रोम रोम सर गदगद था। मेरे पाठकगण जो यहाँ हैं और पूरे भारत में, ऐसा आप लोगों ने मुझे समझाया भी है, उनसे मैं यह जोर देकर कहना चाहता हूँ, आज मैं जो यहाँ खड़ा हो पाया हूँ वह आपके सहारे ही। नहीं, निश्चित तौर पर होगा, लेकिन कहीं उस तरह का फीलिंग्स तो नहीं थी कि यार मैं बीते 20-25 साल में क्या ठगा गया हूँ कि आज मुझे, आपने खुद उनकी उम्र का जिक्र किया, 89 साल में, और ये शायद आंकड़ा जो आपका दावा जो है या आपके आंकड़े जो हैं वो 30 लाख रुपए 6 महीने की रॉयल्टी है। आप
जी, ये करें, 6 महीने। यानी 6 महीने और होगा 6 महीने और रुकेंगे तो 50, 60, 70 कुछ भी हो कुछ सकता भी है। एक बड़ा जी। आंकड़ा ही होगा, क्योंकि अभी एकदम से ऐसा तो हो नहीं सकता कि आज 30 लाख है कल ब्रेक लग जाएगा, कोई अच्छा आंकड़ा ही होगा। लेकिन उम्र का जो उनका पड़ाव है वो है 89 साल, जब आप उनको 50 लाख 60 लाख रुपए का एक अमाउंट दे रहे हैं। और ये तो किताब मुझे लगता है आप जो कहना चाह रहे हैं, जी। मुझे लगता है कि विनोद कुमार शुक्ल उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं, जितना मैं उनको समझता हूँ, कि इस तरह का उनको कोई मतलब दुख होगा, या अगर दुख होगा तो उसको ये जाहिर करेंगे। तो मुझे तो वो नहीं जाहिर करते हुए दिखे कि उनको 25 साल में जो नहीं मिला वो अब मिल रहा है, जैसा दुख उन्होंने जाहिर किया हो। और हो सकता है होगा भी उनको ये दुख, तो ये मैंने उनको उनके बॉडी लैंग्वेज से महसूस नहीं कर पाया सर। ओके। अब सर चूंकि रॉयल्टी का तो एक किस्सा है जिसका जिक्र तमाम मीडिया में, खासकर हिंदी से जुड़े हुए मंचों पर जहाँ पर इन बातों का जिक्र हो रहा है वहाँ हो रहा है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि ये रॉयल्टी कितनी किताबों की थी जो ये आंकड़ा भी हम लोगों ने पब्लिकली जारी किया था, जिसमें विनोद कुमार शुक्ल की अब तो वैसे 5 किताबें हमारे से प्रकाशित है, जी। लेकिन जब ये रॉयल्टी का चेक उनको दिया गया तब तक उनकी 4 किताबें हमने प्रकाशित कर रखी। ओके। 2 किताबें उनकी पहले से प्रकाशित किताबें पुनर्प्रकाशित की हैं, जिसमें दीवार में खिड़की रहती थी और अतिरिक्त नहीं, दीवार में खिड़की रहती थी उपन्यास है और अतिरिक्त नहीं कविता संग्रह। इसके बाद 2 कविता संग्रह हिंदी युग से उनकी और प्रकाशित हुई है, एक पूर्व में बहुत से पूर्व जो पिछले साल आया, और एक इसी साल आया है केवल जड़ें हैं। तो 4 पुस्तकें उनकी प्रकाशित है, जिसमें 3 कविता की पुस्तकें हैं और एक उपन्यास है। तो एक उपन्यास जो है उसकी 89,000 से अधिक प्रतियां इन 6 महीनों में बिकी हैं। ओके। और जो कविता संग्रह हैं, एक की 1700, एक की 1800, एक की 2200-2300, तो कुल मिलाकर के अगर तीनों का एवरेज निकालेंगे तो 6,000 प्रतियां होंगी और 89,000 है, यानी लगभग 95,000 प्रतियां इस दरमियान उनकी बिकी। यानी 89,000 प्रतियां दीवार में खिड़की रहती थी की बिकी। आपने नई पीढ़ी का जिक्र किया था, एक किस्सा मेरा भी है, एक अनुभव मेरा भी है कि दीवार में खिड़की रहती थी बहुत साल पहले आई थी, मेरे ख्याल से 1997 में शायद प्रकाशित हुई थी पहला संस्करण, और मेरे घर में भी बहुत सालों से रखी हुई थी, खरीद कर मैंने रखी हुई थी। मैंने हाल में वो किताब ख़त्म की है पढ़कर। लेकिन दिलचस्प ये था कि मेरा बेटा NID में पढ़ता है गुवाहाटी में, वो ये किताब लेकर आया, और वो हिंदी बहुत कुछ पढ़ता नहीं, मैं उसको बहुत समझाता हूँ, डांटता हूँ कि हिंदी पढ़नी चाहिए, लेकिन अब आजकल के बच्चे जिस तरह का हाल है, पर उसने वो अभी जो छुट्टियों में आया तो उसने वो दीवार में खिड़की रहती थी पूरी पढ़ी, और मैं देख रहा था कि वो अपने दोस्तों से भी बात कर रहा था उस किताब की। और मज़े की बात यह कि हमारे घर में 2 किताबें आपके पास दूसरे कवर का और दीवार में खिड़की रहती थी, और आपका बेटा जो है दूसरा लाया। बिल्कुल 2 किताबें मेरे घर में रखी हुई हैं, दीवार में खिड़की रहती थी। मेरा सवाल सर ये है कि दीवार में खिड़की रहती थी में ऐसा क्या हुआ कि अचानक जो ज़ेनजी जिनको हम कहते हैं, और जो बच्चे अंग्रेज़ी में ज़्यादा पढ़ते लिखते हैं बोलते हैं, उनमें भी ये क्रेज़ आ गया। ऐसा क्या आपने मार्केटिंग की? क्योंकि किताब तो बहुत सालों से हमारे बीच में, मेरे पास खुद वो किताब रखी थी, मैं पढ़ने का समय नहीं निकाल पाया। 30 सालों से आपके यहाँ? मतलब 10-15 साल से तो रखी थी, क्योंकि किताब बहुत विख्यात किताब है, बहुत जानी मानी साहित्य अकेडमी मिली हुई, साहित्य अकेडमी, तो किताब खरीद के रखी हुई थी अपनी लाइब्रेरी में, पढ़ने का अवसर नहीं मिला था। लेकिन अचानक ज्ञानपीठ के बाद और नई पीढ़ी जिसको नई पीढ़ी पर आपका बेटा लेके आया तो आपको लगा यार मुझे भी पढ़ना ये क्या हो रहा है, क्योंकि और वो किताब तो मेरे बेटे ने जब पढ़ी तो मुझे लगा कि यार ये क्या है। फिर मैंने भी वो किताब, बेटे का अनुभव क्या था, उसको समझ में आई? हाँ, उसको समझ में आई, और उसने अपनी मित्र से वो बात कर रहा था, तो मैं सुन रहा था, चूंकि बगल के कमरे में था, तो वो उस पुस्तक पर बात हो रही थी। तो मुझे ये सवाल मेरा जरूर है कि ज़ेनजी को ऐसा क्या लगा उस किताब में, आपने क्या ऐसा किया है कि? पीयूष जी, मुझे लगता है ना, इसको समझने के लिए एक चीज़ हम लोगों को थोड़ा बैक में जाना पड़ेगा जी। जैसे अभी विनोद कुमार शुक्ल को जो ये पाठक मिला है बड़ी संख्या में, मुझे लगता है कि इसकी तैयारी सर 10-12 साल पुरानी है। ओके। मतलब हिंद युग जब अपने पाठक 10-12 सालों से वो तैयार कर रहा है, जिसके बहुत सारे सितारे समय समय पर रहे हैं और अभी भी हैं, और उनका एक अपना अपना लाखों का पाठक वर्ग है। मुझे लगता है कि ये जो क्यूमुलेटिव पाठक है ना, वो विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। जैसे कि अगर हम नाम लें तो दिव्य प्रकाश दुबे हो गए, मानव कौल हो गए, नीलोत्पल मृणाल हो गए, सत्य व्यास हो गए, अनु सिंह चौधरी हो गए, मतलब ढेरों नाम हैं जो एक 2014-15 से हिंदी किताबों की दुनिया में आते हैं और सब अपना अपना पाठक वर्ग लेकर के आते हैं। तो आपको अचानक जब ये नंबर जब विनोद कुमार शुक्ल को मिल जाता है, तब वो हंगामा होता है, तब वो दिखता है, क्योंकि ये लोगों के नंबर तो पहले से बड़े थे। और ये ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने
जैसे जिन्होंने दिव्य प्रकाश दुबे को पढ़ा, उन्होंने तो ऐसी कसम खा ली नहीं कि अब नहीं पढ़ेंगे। उनकी तो भूख बढ़ रही है ना पढ़ने की। तो वो जो पढ़ने की भूख है, मुझे लगता है कि उनको हमने एक और नया निवाला दे दिया। दीवार में एक खिड़की रहती थी, एक वजह तो मैं ये मानता हूँ। दूसरी वजह मुझे ऐसा लगता है कि विनोद कुमार शुक्ल का जिस तरह का जीवन है उसी तरह का उनका लेखन है, मतलब साधारण, और साधारण में असाधारणपन। मुझे लगता है कि आजकल की नई पीढ़ी को ये चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है, जो उनका व्यक्तित्व है, जो उनका जीवन है, और वैसा ही लेखन। मतलब आप दीवार में खिड़की रहती थी, जैसे आपने बताया कि आपके बेटे को पसंद आई, वो अपनी दोस्त को भी ये बता रहा था कि वो उसको क्यों पसंद आई और क्यों उसको पढ़नी चाहिए। अपने दोस्त को भी रिकमेंड कर रहे होंगे वो कि तुम्हें पढ़नी चाहिए इसे। तो मुझे लगता है कि वो जो दुनिया विनोद कुमार शुक्ल अपने भाषा, अपने दृश्यों से दीवार में खिड़की रहती में रचते हैं, वो दुनिया असल में आपके बच्चे को अब नसीब नहीं है, हमारे समय में भी नसीब नहीं है। तो एक कल्पना लोक की दुनिया जैसी लगती है, जिसमें हर आदमी विचरण करना चाहता है। एक ऐसी दुनिया है ना जहाँ पर आपको लगता है कि यार मतलब साधारण चीजें बहुत असाधारण तरीके से घटित हो रही हैं। मुझे लगता है उसका भी एक आकर्षण है। जो लेकिन सर आपके सारे तर्क ठीक हैं, क्योंकि वो बिंदु हैं सारे, लेकिन अचानक एक किताब को लेकर देखिए अचानक इसलिए कि जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारे पास लाखों पाठक तैयार है पढ़ने के लिए, ठीक है। उन पाठकों को अगर हम कुछ भी देंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम बहुत अच्छी चीज देंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, बहुत अच्छी चीज है, ये तो सर्वविदित है, पहले से स्थापित, वो किताब तो पहले से थी हमारे बीच में, पहले से थी, लेकिन पहले ये पाठक नहीं था ना उनके पास। ये पाठक तो हमने बनाया, ये तो आप मानेंगे ना। अगर यही आज इसी हिंदी पठनीयता की दुनिया में पिछले 10, 12, 15 सालों में नीलोत्पल मृणाल जैसे लेखक हुए जिनकी किताब 2 लाख प्रति बिकी, ठीक है, तो कहाँ से बिकी? पाठकों के बीच बिकी। तो वो पाठक तो है ना, वो भाग तो नहीं गए। उन्होंने नीलोत्पल को पढ़ लेने के बाद एक कसम तो खा ली कि अब नहीं पढ़ेंगे। उनमें से कुछ लोग तो पढ़ेंगे। मानव कौल के लाखों लाख पाठक हैं, वो पढ़ेंगे। वो क्या पढ़ेंगे? वो सबसे पहले तो वो पढ़ेंगे ना कि जो उनके लेखक रिकमेंड कर रहे हैं, उनके लेखक बता रहे हैं। देखिए कई सारी चीज़ों का ना क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। एक इन चीज़ों का है जो उनके इन्फ्लुएंसर हैं, जिससे वो प्रभावित होते हैं। अपने ऐसे लेखकों को जिसको हीरो मानते हैं, वो जब ये कह रहे हैं कि तुम दीवार में खिड़की रहती थी पढ़ो, एक कारण। एक नया ज़माना आप देखिए, बुक इंस्टाग्रामर, बुक यूट्यूबर का आया, जिन्होंने धीरे धीरे अपनी एक दुनिया बनाई है। एक किताब से शुरू करके, एक सब्सक्राइबर से शुरू करके अपनी विश्वसनीयता ऐसी बनाई कि वो उनके भी अब 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। ये बात तो छिपी नहीं है, आप देख रहे हैं। वो भी रिकमेंड जब कर रहे हैं कि यार ये किताब पढ़नी चाहिए। मतलब एक चीज घटना नहीं। ये आपका पॉइंट एक वैलिड पॉइंट है। मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि जिनको जेनजी या नई पीढ़ी फॉलो कर रही है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके लिए, वो जब रिकमेंड कर रहे हैं किताब, तो उनको अचानक पता चला 1997 की किताब आज की जैसे दिव्य प्रकाश दुबे को पसंद करते हैं, वो अपना हीरो मान रहे हैं। वो कह रहा है यार तुमने ये किताब नहीं पढ़ी, मानव कौल ने कहा कि लिखा, फोटो डाला, भाई हमारे निर्मल वर्मा, विनोद कुमार शुक्ल हमारे लिए आदर्श हैं। तो क्या मानव कौल को पढ़ने वाला व्यक्ति विनोद कुमार शुक्ल को नहीं पढ़ेगा? पढ़ेगा। तो ये ऐसा पहले नहीं हो रहा था। पहले इन माध्यमों पर इतनी विश्वसनीयता भी नहीं थी। इस पे धीरे धीरे विश्वसनीय लोग बढ़े, और एक बार जब आप अपनी विश्वसनीयता हासिल कर लेते हैं कि जैसे एक व्यक्ति, देखिए वो कुछ भी रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। पीयूष पांडे भी अगर आज आप रिकमेंड करें, तो आप अगर दीवार में खिड़की रहती थी रिकमेंड करेंगे, तो आपको चाहने वाले लोग उसे पढ़ेंगे। तभी नहीं पढ़ेंगे जब आप कुछ भी रिकमेंड करते रहें। जब आप अपने रिकमेंडेशन को लेकर के बहुत सतर्क हैं, जो मुझे लगता है कि हर इस तरह का इन्फ्लुएंसर सतर्क रहता है, तो उसका प्रभाव आपको बहुत ज़्यादा दिखता है। तो एक ये भी है। दूसरा आप देखिए, मैं आपको पूरी बात बताऊं, जैसे दिसंबर 2023 में हमने दीवार में खिड़की रहती थी प्रकाशित की, पुनर्प्रकाशित की। तो उस समय 3 महीने का हमारा जो वो बचा हुआ था फाइनेंशियल ईयर, उसमें इसकी मुश्किल से 2500 प्रतियां हमने बेची होंगी। एक सामान्य गति से। इससे अधिक बिकने वाली हमारे पास कई सारी किताबें पहले से थी उस समय में। अगले साल जब हमने मेहनत की अपने तरीके से, जिस तरीके से हम अपने पाठकों के बीच अपनी पुस्तकों को रखते हैं, तो अगले साल हमने उनकी 18,000 प्रतियां बेची। वही दीवार में खिड़की रहती थी, यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के भी आखिरी 3 महीने में, यानी दिसंबर 2024 लेकर के मार्च को भी आप पूरा मत गिनो, क्योंकि मार्च 6 या 8 मार्च को, 6, 7, 8 मार्च में से किसी तारीख को ज्ञानपीठ सम्मान की घोषणा हुई थी। उससे पहले की बात कर रहा हूँ। उससे पहले भी दीवार में एक खिड़की रहती थी को हम लोगों ने इतना ट्रेंड करा दिया था अपनी मेहनत से कि वो अमेज़ॉन के टॉप 30 में लगातार चल रही थी।
यानी प्रतिदिन उसकी मिनिमम केवल अमेजॉन स्टोर से 200 से अधिक प्रतियां बिक रही थी। एक महीने में 10 से 12 हज़ार प्रतियां बिकनी लास्ट के समय में शुरू हुई। यानी हमने एक साल 5,000 कॉपी बेची और 11-12 हज़ार कॉपी आखिरी के 2-2.5 महीनों में बेची। और अभी देखिए ये आलम है कि वो अब फिर उसके बाद उसको ज्ञानपीठ भी मिला। और जब आप ऐसे सोचिए कि 18, 2, 20 और इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने नई किताबें ली, पायरेसी भी इसकी चालू हो गई क्योंकि किताब पॉपुलर हो जाती है। तो इतने सारे लोगों के बीच जब पहुंची और कोई अच्छी चीज़ पहुंचेगी तो उसको रिकमेंड करने वाले इतने लोग हो जाते हैं। जैसे आपने अपने बेटे का एग्जाम्पल लिया कि वो पढ़ने के बाद अपने दोस्त को बता रहा है, वो तो आपने एक बार सुना, उसने अब तक कितनों को बताया होगा, ये कल फोन करके आप उससे पूछिएगा। तो उसने कितने नए पाठक दीवार में खिड़की रहती थी को दिए होंगे। उसी का नतीजा है ये जो आपको रिपल इफेक्ट दिखता है और ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, वायरल इफेक्ट भी बोलते हैं, उसका परिणाम है कि हमारा जो प्रोजेक्शन खुद का था कि हम साल में 1 लाख कॉपी बेचेंगे, हमने 90,000 प्रतियां या 89,000 प्रतियां कितने महीने में बेच दी? 6 महीने। इसमें सोशल मीडिया का रोल कितना रहा? तो जो मैंने आपको बुक इंस्टाग्रामर, बुक ट्यूबर बोला, वो तो सोशल मीडिया ही है ना। नहीं, सोशल मीडिया किस तरह से हमारा तो जन्म ही पीयूष जी सोशल मीडिया पे हुआ है। हमारी पैदाइश ब्लॉग की है। हम आप ब्लॉग मित्र हैं, ब्लॉग साथी हैं, है ना। हम अगर एक ही माँ की उपज कहेंगे तो हमारी माँ ब्लॉग कहलाएगी, ठीक है। तो हम लोग एक ही जगह से जने हैं। हमने अलग अलग रास्ते चुन लिए, वो अलग बात है। तो प्रकाशन की दुनिया में भी मैं तकनीक और ब्लॉग की दुनिया से आया हूँ। हमने सबसे पहले उसके रथ पे सवार हुए हैं सोशल मीडिया के। तो सारा रोल सर सोशल मीडिया का है। मतलब आप ये मान रहे हैं कि जो सोशल पूरा मीडिया रोल सोशल मीडिया का। देखिए हिंदी को जो आज पाठक मिला है, चाहे हमें ही नहीं, देखिए आप ऐसे समझिए कि दीवार में एक खिड़की रहती थी कि जो 1 लाख पाठक मिले हैं, दिव्य प्रकाश नीलोत्पल मृणाल के जो लाखों पाठक हैं, वो क्या लग रहा है कि उनकी भूख वहीं खत्म हो रही है। हिंदी का जो पूरा इकोसिस्टम है उसको सर हम लोगों ने लाखों पाठक दिए। इसको इस तरीके से भी देखना चाहिए, क्योंकि यही पाठक जो अभी ये किताबें पढ़ रहे हैं, इनकी खोज खत्म होने वाली नहीं है। ये फिर विश्व साहित्य भी पढ़ेंगे, पहले तो हिंदी के क्लासिक्स पढ़ेंगे, हिंदी की और महत्वपूर्ण किताबें पढ़ेंगे। तो ये सब, लेकिन ये सब की पैदाइश कहाँ से होती है? सोशल मीडिया से। यानी आपने ये साफ साफ कह ही दिया कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल आज की तारीख में है किताबों के प्रचार प्रसार में और एक नया मार्केट, एक नया बाज़ार स्थापित करने में, क्रिएट करने में। आपने 2 प्रयोग बड़े इंटरेस्टिंग किए पिछले जो आपका पूरा सफ़र है प्रकाशन का। एक तो आपने एक नया, जिसको हम कह सकते हैं जुमला, नई वाली हिंदी। ये नई वाली हिंदी का किस्सा क्या है? क्योंकि हम द किस्सा चैनल पर ही हैं। ये कहाँ से आपने टर्म लेके आया कि आपको क्यों लगा कि एक नई वाली हिंदी मतलब क्रिएट होनी चाहिए? ये क्या था मामला? हमें, जैसे ये बात मैं बहुत जगह बोल चुका हूँ तो बहुत बोरिंग भी हो जाता है, लेकिन बहुत संक्षेप में बता देता हूँ। जब 2000 मेरे ख्याल से 15 में मतलब हमारा जो 5 साल का, 2010 में हमारा प्रकाशन शुरू हुआ। 2012 से हमने प्रकाशन को समझना शुरू किया, 2012 के आखिरी से 2013 से मान लीजिए। तो हमें समझ में आने लगा कि किताबें पढ़ी जा सकती हैं। किताबें तभी पढ़ी जाएंगी जब किताबें पढ़ने लायक होंगी, है ना। हम जो किताबें छाप रहे थे 2012 तक, हमारी छापने की भी तैयारी ऐसी नहीं थी कि हम उसको पढ़वा सकें। तो हमने जो है एक तो बात ये नोटिस की कि अगर पढ़ी तब जा सकती है जब वो पढ़ने लायक हो, यानी पाठकों के मतलब की चीज़ होनी चाहिए, या मतलब की चीज़ ना भी हो तो हम इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर सकें कि उनके मतलब की चीज़ लगे। तो एक चीज़ जो हमें उस समय ये समझ में आई थी कि हिंदी में किताबें ना पढ़े जाने की वजह उसकी पैकेजिंग भी है। ओके। हिंदी में लोग इसलिए नहीं पढ़ते कि हिंदी के लोग भी जो नई पीढ़ी के हैं, यानी कि जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ उस समय जो 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, उन लोगों को ये लगता है यार हिंदी जो है ना सामान्य लोगों की चीज़ नहीं होती। हिंदी किताबें बहुत गंभीर और बहुत गंभीर और बहुत वैचारिक रूप से समृद्ध लोगों के पढ़ने की होती है। इस दुनिया में हमारा दाखिल करना ठीक नहीं। तो सामान्य आदमी ना हिंदी किताबों के बीच जाने से घबराता था। ऐसा हमारी रीडिंग का मतलब हमें लगा ऐसा, हमें ऐसा लगा कि शायद, तो हमने जो है ना उसको लगा कि यार अब ऐसा कैसे होगा कि हमें तो नई पीढ़ी से कनेक्ट होना है, हमें नई पीढ़ी को अपनी किताबों से जोड़ना है, लेकिन नई पीढ़ी तो हिंदी किताबों से घबराता है। तब हमने ना उसको एक तरीके से आप कह सकते हैं कवर से लेकर के किताब के नाम तक को हमने रीपैकेज करना शुरू किया। और इस पूरी मुहिम को शुरू में हम लोगों ने नाम दिया नई वाली हिंदी, ताकि जो पाठक है उसको ये लगे कि यार कोई नई चीज़। हम उसको दे वही चीज़ रहे थे जो हमारे पास थी, लेकिन हम उसको पैकेट नया दे रहे थे।
ओके। लेकिन बाद में हमें ये लगा कि नई वाली हिंदी हमने शुरू ऐसे जरूर किया था, लेकिन बाद में वो एक भाषा आंदोलन साबित हुआ। बहुत सारे नए लेखक जिनका कोई जुड़ाव हिंदी युग से नहीं था, बिल्कुल। हिंदी युग के लेखकों से नहीं था, वो भी अपने आप को हिंदी युग नई वाली हिंदी का पाठक और नई वाली हिंदी का लेखक कहने लगे। तो सर किस्सा ऐसे शुरू होता है। तो आपने जिसका जिक्र किया उससे जुड़ा ही अगला सवाल है कि नई वाली हिंदी के कई सारे लेखक पैदा हुए और हिंदी युग ने कई सारे नए लेखकों की पहली किताब छापी है। तो कभी आपको जब उनकी किताब या उनकी पांडुलिपि आपके पास आई तब आपको कोई उससे जुड़ा हुआ कोई किस्सा है जब आपको लगा हो कि यार ये बहुत बड़ा नाम हो सकता है, या मतलब आपको स्पार्क कैसे समझ में आया? वो तो देखिए वो सब में ही ये स्पार्क समझ में आया। ऐसा नहीं, देखिए एक संयोग घटित हो सकता है, सारे संयोग तो नहीं घटित हो सकते। हमारे पास से जितने भी नए लेखक, जैसे अगर हम पहले बार से शुरू करें जो 2013 से कि दिव्य प्रकाश दुबे आए, उसके बाद निखिल सचान आए, उसके बाद अनुज सिंह चौधरी आए, उसके बाद सत्य व्यास आए, उसके बाद नीलोत्पल मृणाल आए, उसके बाद मानव कौल आए। ये जो सिलसिला है और भी आगे चलते चले आए। तो ये अगर आप कहते कि कोई एक चीज़ ऐसे ही संयोग से घटित हो गई तो एक या दो में ख़त्म हो जाती, ये कभी ख़त्म नहीं हुई। तो हमें हर बार ये स्पार्क किया कि ये चीज़ नई है और ये चलेगी। तो जो आप कह रहे हैं किस्सा, तो ये हर में किस्सा है। हमारे जो संपादक हैं मनीष, हम लोगों की हमेशा इस विषय पे अभी भी यही बात होती है। देखिए हमारी अभी भी चुनौती वहीं पे है, हम वहीं खड़े हैं। हमें ये लगता है कि हमें इस तरह का नया व्यक्ति कब मिलेगा। अगर हमें 4 महीने 6 महीने 1 साल कोई नहीं मिलता है तो हमारी सबसे ज़्यादा जो छटपटाहट है वो इसी बात की होती है कि यार ये तो हो गए, ये तो इन्होंने अपनी एक जगह बना ली, ये रेकरिंग डिपॉजिट है हमारे, ये हमें देते रहेंगे, या ये फिक्स डिपॉजिट हो गए। हमें कोई नई चीज़ उसमें डाल, मतलब हमें नया SIP करना है ना। अगर हम शेयर मार्केट की ज़बान में समझें कि अगर हम SIP नहीं करेंगे तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर बहुत लंबे तक नहीं जाएगा। तो हमें जो ये फ्रेश SIP करनी है और कोशिश ये करनी है कि SIP का अमाउंट पिछली बार से बढ़ा हो, इंक्रीमेंटल हो। तो ये छटपटाहट हमारे अंदर होती है और अगर हमें ऐसा होता नहीं दिखता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो आपका जो प्रकाशन, तो हमारे लिए मतलब हमेशा सर चैलेंज यही इसी बात का है कि कैसे हम नए व्यक्ति तलाशें। तो ये दोनों आपका जो प्रकाशन जगत में अनुभव रहा है पिछला 15 साल के आसपास का जो है, तो उसमें नए लेखक को चुनना और जो जिस तरह की किताबें हैं, तो आप क्या ऐसा देखना चाहते हैं या आपका अभी तक का अनुभव क्या रहा कि जो नई पीढ़ी है वो क्या पढ़ना चाहती है ताकि आप उसको वो देखो दे नई पाएं? पीढ़ी तो देखिए, जो पीढ़ी पहले पढ़ना चाहती थी, मुझे लगता है कि ये कोई विवाद नहीं है। हर समय में ना लोग एक ही तरह की चीज़ पढ़ना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें जो उनके मन को छूती हैं। उनके मन को छूने वाली आमतौर पे चीज़ें कौन सी होती है? जो उनकी बात करती है, उनकी जानी पहचानी दुनिया की होती है। 2 तरह की चीज़ें होंगी, या तो जानी पहचानी दुनिया की होगी या एकदम फंटासी होगी, है ना। तो वो उसी तरह की चीज़ें पढ़ना चाहता है। दुनिया बहुत बदल गई है। तो अगर आपके किताबों में, मतलब आप जो, हम अगर फिक्शन की बात करें, अगर उसके मतलब उसका मुहावरा, उसके रूपक, उसके प्रतिमान, है ना, उसके प्रतीक, उसकी भाषा अगर वो आज के समय की नहीं होगी तो लोग नहीं पढ़ेंगे। तो हमने यही पाया है कि लोग बस इतना ही देखते हैं सर, इतना अगर है तो लोग उससे कनेक्ट हो जाते हैं और लहालोट हो जाते हैं। तो हमारे सामने चैलेंज ये है कि देखिए, जब हम अभी मैं 43 साल का हूँ, जब मैंने प्रकाशन शुरू किया मैं 28 साल का था, यानी 30 से नीचे का था। तो हो सकता है कि मुझे उस समय 30 साल से नीचे की उम्र के लोगों की नब्ज की ज़्यादा पहचान हो, क्योंकि मेरी वो अवस्था थी। तो मेरी चिंता अभी ये रहती है कि क्या हम, नदी में तो बहुत पानी बह चुका है, 15 सालों का पानी बह चुका है, तो 15 साल के बाद की जो पीढ़ी है, क्या हम उसकी नब्ज टटोल पा रहे हैं? तो हमारे संपादक को या हमारी चिंता इस तरफ ज़्यादा है कि कैसे हम अभी, क्योंकि अगर हमें दुनिया में बहुत लंबे समय तक बना रहना है या हिंदी युग को बने रहना है, हिंदी युग तो हमारे बाद भी बना रहना चाहेगा, तो इसके जो काम करने वाले लोग आएंगे, इसको जो संभालेंगे, उनके दिमाग में क्लैरिटी रहनी चाहिए, स्पष्ट रहना चाहिए कि उनको समय की नब्ज पहचानी। आपने शुरू में एक जिक्र किया था कि उपन्यास, जो विनोद जी के उपन्यास 89,000 प्रतियां बिका और 6-7 हज़ार कविता। तो कविता के बारे में एक धारणा ये भी है कि वो स्वांता सुखाए तो होती ही है कि भाई कविताएं लिखते हैं और हर आदमी हम देखते हैं कि कविताएं लिखता है। तो आपका बाजार के संदर्भ में क्या अनुभव है कि कविताओं की किताब कितनी बिकती है? या कविता की किताब अपेक्षाकृत कम बिकती है, लेकिन अभी आपने जो सोशल मीडिया बोला, तो रील्स और शॉर्ट्स और ये सब के ज़माने में एक बड़ा मज़ेदार पहलू आया है सामने कि कविता की किताब सर पहले से ज़्यादा बिकने लगी है।
मतलब अच्छा। अभी भी बहुत कम बिकती है। लेकिन कविता की किताब जो 2020 में हम बेच रहे थे और 22 में बेच रहे थे, उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो गई है काफ़ी। और जॉन एलिया एक तो ऐसा फैक्टर है, हम आपको बताएं, जॉन एलिया एक अजब गजब शायर, एक किताब हमने चुनिंदा उनकी गज़लों और नज़मों का संग्रह एक छापा है। पिछले साल हमने उसकी 33,000 प्रतियां बेची है, जबकि मार्केट में उसकी खूब पायरेटेड कॉपी भी दिखाई देती है। इस साल भी कम से कम नंबर इसी के आसपास होगा। हो सकता है कि मतलब अगले साल मैं आपको ये बोलूँ कि उसकी भी हमने 1 लाख प्रति बेच दी, क्योंकि 50 का नंबर तो क्रॉस हो चुका है उसका, और वो शायरी की किताब। हाँ, मैं तो इतना मतलब लेकिन हाँ, कम ही बिकती है किताबें। खुद को बर्बाद कर लिया और कोई गिला भी नहीं। हाँ। यानी वो बंदे ने तो बर्बाद कर लिया। यहाँ जो है प्रकाशक उसके नाम पर या उसका जो लोकप्रियता है उसका फायदा मिल तो रहा है और जोड़ने के सोशल लिए। मीडिया में जैसे किसी ज़माने में मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का क्रेज गालिब का रहा होगा युवाओं में, आजकल की युवाओं में जॉन एलिया का है। ऐसा व्यक्ति भी जो उर्दू शायरी, हिंदी शायरी से कोई इत्तेफाक नहीं रखता, वो जॉन एलिया के 2-4 शेर जानता है। बिल्कुल सही बात। तो जॉन एलिया अभी कल्ट है। और लेकिन चलो हम जॉन एलिया को इस दृश्य से निकाल भी दें तो विनोद कुमार शुक्ल का भी जो आप देख रहे हैं, विनोद कुमार शुक्ल का तो नंबर 2000 है। पिछले साल उनका यही एक पूर्व में, बहुत से पूर्व पिछले बार पहला तब तक तो उनको ज्ञानपीठ भी नहीं मिला था, तब भी पिछले साल उनकी 4,500 प्रतियां बिकी थी। और अभी के भी स्पीड में आप देखेंगे 6 महीने में अगर हमने 2000 कॉपी बेची है तो साल भर में 4000 प्रति बेचेंगे। तो कविता की किताब के लिए छोटा नंबर मत समझिए, क्योंकि बहुत सारे अभी हिंदी के ऐसे उपन्यास हैं जो तथाकथित रूप से लोकप्रिय और साहित्यिक कहे जाते हैं, उनकी साल भर में 500,000 प्रतियां नहीं बिकती। आपको बताऊं, हमारे एक कवि और घुमक्कड़ कलाकार हैं राहगीर, उनकी एक किताब है कैसा कुत्ता है, उसकी एक साल में मतलब पिछले साल 15,000 प्रति बिकी थी, उससे पहले भी 10,000 प्रति बिकी थी। कविता संग्रह है, इस साल भी कम से कम 5-6 हज़ार प्रति बिकेगी। और उनके 2 कविता संग्रह हैं, दूसरा संग्रह अभी 6 महीने पहले आया। तो वो ठीक है कि वो भी एक लोकप्रिय व्यक्ति हो गए। तो देखिए क्या है कि आजकल आप अपनी प्रतिभा आपके अंदर है और उसको आप छिपा के रखना चाहेंगे तो उसके परिणाम भी आपको भुगतने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में जाने तो आपको थोड़ा सक्रिय होना पड़ेगा और आपको मतलब प्रेम पूर्वक ही लोगों को ये एहसास दिलाते रहना पड़ेगा कि हाँ भाई आप कवि हैं, आप लेखक हैं, या फिर आप विनोद कुमार शुक्ल जैसे इतने वरिष्ठ और इतने महान हो जाएं कि आपका व्यक्तित्व ही अपने आप में और इतना बड़ा हो जाए कि आपके सोशल मीडिया पे रहने से, देखिए सोशल मीडिया पर रहना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो आप हैं उस पहचान में आपको दिखना ज़रूरी है। आप सिनेमा, मान लीजिए आप हीरो हैं और आप कविता की किताब नहीं बेच सकते, आपको कविता की किताब बेचने के लिए ना कवि वाला रूप दिखाना पड़ेगा लोगों को। अब सर इस बातचीत को बस आखिरी पड़ाव पर ले जाते हैं, और ये कि जहाँ से बात हमने शुरू की थी रॉयल्टी विवाद से, तो आपको लगता है कि इस प्रकरण के बाद जो हिंदी के बड़े प्रकाशक हैं उन पर एक दबाव बन गया है कि जो ये मतलब वो रॉयल्टी को लेकर या तो पारदर्शिता लाएं या लेखक अब उनसे सवाल ज़्यादा करेंगे कि भाई क्या हुआ। जो अनबंद को लेकर सवाल विनोद जी ने उठाए हैं अपने इंटरव्यू में या अपनी बातचीत में, उन सब को लेकर हिंदी प्रकाशकों पर एक दबाव बन गया है। देखिए वो अगर दबाव मतलब मुझे तो नहीं लगता बनेगा, लेकिन अगर अब बन रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे बहुत सकारात्मक चीज़ें निकल करके आएंगी। अगर पूरा हिंदी प्रकाशन का जो इकोसिस्टम है वो इस तरफ काम करना शुरू कर दे कि हर लेखक को अपनी किताबों की बिक्री की रिपोर्ट देना शुरू कर दे। देखिए रॉयल्टी हमेशा सकारात्मक नहीं होती, कई बार नकारात्मक भी होती है कि पिछले साल 20 कॉपी बिकी थी, इस साल 10 बिकी और 15 वापस आ गई तो 5 माइनस हो गई। क्योंकि आपको पता ही है कि किताबों का व्यवसाय सेल ऑन रिटर्न है, बिकी तो ठीक, नहीं बिकी तो वापस। लेकिन चाहे वो मतलब माइनस है चाहे प्लस है, चाहे वो 5 रुपये है चाहे 20 रुपये है चाहे 20 करोड़ है, अगर वो आप उसका प्रति किताब प्रति बिक्री के हिसाब से अगर आप रिपोर्ट देना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे तो पूरी इंडस्ट्री को ही फायदा होगा। इससे सबसे ज़्यादा लाभ लेखक को नहीं है, मुझे लगता है इससे सबसे ज़्यादा लाभ पाठक को, प्रकाशक को। लेकिन आपने एक बात कह दी कि ऐसा होगा नहीं, यानी प्रकाशकों पर दबाव बनेगा नहीं। मतलब मुझे, क्योंकि ऐसा तो यानी नहीं कि ये पहली बार जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं कि ये पहली बार हो रहा है कि रॉयल्टी का कोई विवाद आया हो। बहुत समय से हर कुछ महीने बाद न कुछ आता है, लेकिन शिकायतें जस की तस हैं लोगों की। तो इसका मतलब ये है कि इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है कि ये चीज़ बदल जाएगी, लेकिन अगर बदल जाती है इस वजह से तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छी बात होगी। चलिए सर, आखिरी सवाल ये कि हिंद युग की आगामी योजनाएं क्या हैं? आपने रायपुर में अभी कार्यक्रम किया बड़ा, जो अब सालाना कार्यक्रम आपका लगभग हो ही गया है,
सालाना ही है? हाँ अगर मैं- सालाना है, सालाना। ये घुमंतू साहित्य उत्सव है, 4 साल से हो रहा है। हाँ, चलो। पहला हमने बाड़मेर में किया, दूसरा बनारस में किया, तीसरा भोपाल में किया और ये अभी रायपुर तो में। तो अब- हमारी योजना पहले है कि हाँ। पूरा पहले उत्तर भारत घूम लिया जाए। इसकी संकल्पना ये है कि जो हमारे पाठक हैं वो केवल दिल्ली एनसीआर में तो है नहीं, हम तो नोएडा के प्रकाशक हैं, ठीक बात। लेकिन हमारे पाठक तो पूरे हिंदुस्तान में हैं। तो हम उनको भी तो एहसास कराएं कि हम उनके पास भी आना चाहते हैं। हम और चाहते ऐसी हैं। कौन सी किताब जल्द आपके यहाँ से आने वाली है जिसके आपको लगता है कि जो फिर एक नया कौतूहल क्रिएट करेगी, नया सोशल मीडिया पर सरगर्मी पैदा करेगी हाल फिलहाल में? हाल फिलहाल में तो एक नीलोत्पल मृणाल का उपन्यास आने वाला है। ओके। तो अभी नाम मैं उसका डिस्क्लोज नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि वो जिस तरह के विषय पे है तो उससे बड़ा कोहराम मचेगा और हंगामा भी होगा और लोग पढ़ेंगे भी। चलिए, तो बढ़िया बात है। तो शैलेश जी से ये बातचीत रही और नीलोत्पल मृणाल की जो किताब आएगी उसको लेकर तो सरगर्मी होगी, लेकिन रॉयल्टी विवाद जो था जिसको लेकर आजकल हंगामा मचा हुआ है उसको लेकर ये बातचीत थी। दीवार में खिड़की रहती थी के बहाने ये बातचीत थी, क्योंकि द किस्सा का ये सेगमेंट है किस्से किताबों के। हालांकि आज किताब का किस्सा नहीं, प्रकाशक के बहाने किताब का किस्सा था। तो शैलेश जी, आपने द किस्सा को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार कुछ और किताबों पर, कुछ और मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि आज केंद्रीय बिंदु कुछ और था, इसलिए बातचीत उसके इर्द गिर्द रही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष।